हेलो एंड वेलकम। आज स्पेसिफिकली हम मिल रहे हैं बच्चों क्लास 8th के स्टूडेंट से। आप ज़्यादातर बच्चे जो हैं जिनका एग्ज़ाम्स स्कूल्स का हो चुका है और कुछ का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो अगला जो स्टेप है आप सबका, ज़्यादातर बच्चे जो है तैयारी करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का 9th का, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया कंडक्ट करवाती है। तो आज हम पिछले साल का 2025 में जो एंट्रेंस पेपर हुआ था क्लास 9th का, उसको हम डिस्कस करेंगे, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। इससे मकसद ये है कि आपको एक फील आए कि पेपर किस तरह का आता है और हमारी जो अभी तक की तैयारी है, जो हमने पढ़ा है स्कूल्स में, उसके हिसाब से हमने कितना कर रखा है और हमें कितना और उसमें ऐड ऑन करना है। ज़्यादातर बच्चे जो है कुछ इस उसमें रहते हैं कि कॉन्फिडेंस में कि तैयारी बहुत अच्छे से भी है और आगे और अच्छी करनी है, और कुछ को हल्का सा डाउट रहता है कि क्योंकि कुछ ऐसा भी थॉट होता है जहन में कि मैथ्स पहले से ही कमज़ोर थी और एंट्रेंस में हो सकता है थोड़ी सी और अच्छी आती होगी, तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा डाउन रहता है। तो हम आज मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं 2025 का, जिससे कि वो सारे थॉट्स जो हैं वो आपके सारे के सारे एड्रेस हो जाएंगे कि पेपर कैसा आता है ना, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की रखनी है। तो पेपर को देखेंगे और समझेंगे कि पेपर कैसा है, और आप जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और पेपर को पूरा करके ही जाइएगा। तो मैं हूं इमरान यूनुस, आपका मैथ्स मेंटर, और आप सभी का वेलकम करता हूं इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म द हिंद गुरु अकेडमी पर। तो आइए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं हमारा 9th एंट्रेंस का पेपर का सॉल्यूशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सा बॉडमास रूल के ऊपर ये क्वेश्चन है। देखिए बेटा, अप्रोच क्या होगी इसमें जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो 2 - 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन में है 3 के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसके बाद 2 से सब्ट्रैक्ट होगा जो वहां पर फाइनल रिजल्ट आएगा, और उसके बाद फिर हम उसका पावर -1 इनवर्स कर देंगे। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। 2 - 3, 2 - 3 इज -1, -1 रेज टू द पावर -1, देन 2 - 3, अब -1 रेज टू द पावर -1, a रेज टू द पावर -1 हम जानते हैं क्या होता है, 1/a, है ना। तो अब हमें a की जगह पर -1 लेना है, तो -1 रेज टू द पावर -1, तो 1/-1, और 1/-1 कितना आएगा, माइनस का 1। तो यहां पर हम -1 यूज कर लेंगे, देन माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 = 3, 5 रेज टू द पावर -1, जो कि बराबर होता है 1/5 के। तो हमारा आंसर क्या बना, 1/5। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सिर्फ आपको अप्रोच सही रखनी है। ठीक, गलती अगर बीच में कहीं पर मिस्टेक हुई तो जाके फिर आपका आंसर नहीं बनेगा, या कुछ ऐसा भी आ जाएगा जो कि चारों ऑप्शन में मौजूद होगा और फिर लगेगा ये कि ये सही है जबकि वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहला, फर्स्ट क्वेश्चन। देखें, एक और क्वेश्चन है जिसमें कि स्क्वायर रूट है, √49 इज इक्वल्स टू √49 क्या है। तो स्क्वायर रूट 49, 7 वैसे सब लोगों को पता है। इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं कि 49 के फैक्टर हमने किए, दैट इज 7 × 7। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 7 × 7 का, उसमें से पेयर बन गया, तो उस पेयर को हमने एक को बाहर निकाल लिया, उसको तो 7 मिला हमें। तो यहां हमारे पास आया 7/64 x/512। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो यहां से भी कैंसिल आउट किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप जानते हैं और करते हैं तो ये दोनों नंबर अगर एक दूसरे को काटते हैं या ये किसी से कट रहे हैं एक ही नंबर से, तो आप काट सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां से यहां ये 8 टाइम्स कट रहा है, अगर आपको आ रहा है तो, या हम इन दोनों को 8 से काट सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि एक्स ही चाहिए मुझे। तो 7/64, ये 512
न्यूमरेटर में आ गया, और अब 64 से इसे आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और आंसर बनेगा 56। ठीक है। और अगर जैसे कुछ इस तरह से काटना चाहें कि कैंसिल आउट करें, सबसे पहले वो 2 से करते हैं, तो 2 से करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि 4 से आप स्टार्ट कर लें, और अगर 8 से कर सकते हैं तो और बेहतर है। 8 से किया आपने, 8 8 64, यहाँ पर आप आए 8 6 48, 3 बचा 32, 8 4 32, और फिर 8 से ये 64 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 8। तो हमें मिला 7 × 8 दैट इज 56। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 56। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना, आइडेंटिटी के ऊपर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और पॉलिनोमियल का एक बहुत अच्छा पोर्शन होता है जो कि पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, x - 1/x इज √8, देन x² + 1/x², इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर ये जो दो टर्म है हमारे पास, एक x और एक 1/x, इसका स्क्वायर हुआ है, तो इसका मतलब मुझे स्क्वायर करना है सिर्फ। तो x - 1/x √8 जो है मेरे पास, मैंने क्या किया कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये मिलेगा x - 1/x का होल स्क्वायर और √8 का होल स्क्वायर। यहां a - b का होल स्क्वायर, सब लोग जानते हैं a - b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यहां पर यूज हो जाएगी। तो a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो ये हम यहाँ पर यूटिलाइज कर लें, a² + b² - 2ab। तो a हमारे पास x है, तो x का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर, फिर 1/x है तो 1/x का स्क्वायर, और फिर माइनस का 2ab, तो 2 टाइम्स a × b, तो x मल्टीप्लाई होगा 1/x से। √8 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो √8 टाइम्स √8, है ना, √8 का होल स्क्वायर, तो √8 टाइम्स √8, √8 टाइम्स √8। अब क्योंकि दोनों इरेशनल हैं, है ना, और स्क्वायर रूट है दोनों पर, तो दोनों के दोनों एक ही स्क्वायर रूट में एडजस्ट हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, 8 8 8 × 8, और वो फिर पेयर बन गया, और क्या मिलेगा हमें, 8। ठीक है, क्योंकि जोड़ा बन गया ना, पेयर बन गया तो स्क्वायर रूट में से पेयर बाहर आ जाता है। एक और तरीका है इसको करने का कि अगर हम ऐसे करें कि √8 × √8, और हम √8 क्योंकि सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम उसे ले सकते हैं √8 का होल स्क्वायर। तो √8 का होल स्क्वायर जब ये बनेगा, तो रूट जो होता है वो आपने पावर और एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, तो 8 की पावर 1/2। अब 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, क्योंकि पावर पे पावर आ रही है, ये भी कंसेप्ट हम जानते हैं, a⁻m एंड देन n, तो ये हमें देता है a⁻mn। वो जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो जो पावर्स हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहां पर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ क्या देगा, 8। ठीक है, तो ये 8 यहां से मिला और 8 यहां से मिला, ये कैसे हुआ समझ में आ गया होगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला मुझे यहाँ पर, सिर्फ 8 की पावर 1, तो 8 आया। ठीक है बेटा, यहां पर हमने 8 को यूज कर लेना है, तो √8 का स्क्वायर इज 8। अब मुझे तो ये टर्म मांगी गई है कि आप ये निकालिए, मुझसे तो ये मांगा गया है कि आप ये निकालिए, तो मैं ये निकालूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, मिला -2 मैंने उस तरफ ट्रांसपोज किया, तो जैसे ही उधर ट्रांसपोज किया तो 8 + 2 मिलकर क्या बनाएगा, 10। तो ये वैल्यू जो मांगी गई थी, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, हमारे पास आंसर मिलता है फर्स्ट ऑप्शन 10। ठीक है, और समझाने के लिए ना, कंसेप्ट को समझाने के लिए, चीजें देने के लिए प्रॉपर, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है और आपको समझाया जा रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है और आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर गए होते हो, तो 3-4 सेकंड में भी आंसर आ जाता है।
क्योंकि इस तरह का जब कंसेप्ट बन रहा होता है और ये पूछा गया होता है तो ऑलरेडी आपको बताया जाता है कि इसका स्क्वायर करके जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके उसमें 2 ऐड करना है, और अगर यहाँ प्लस होता है तो जो यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है उसका स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो डायरेक्ट उससे आंसर मिल जाता है। और क्यों करना होता है ये? क्योंकि 2ab बनता है, तो 2ab बन के माइनस का 2 इधर से उधर घूमता है बस, या तो प्लस का 2 बनेगा जब पॉजिटिव होगा, या माइनस का 2 बनेगा, तो एक केस में प्लस करना होगा और एक केस में माइनस करना होगा। अगर माइनस दिया होगा तो प्लस करना है, और प्लस दिया होगा तो माइनस करना है। देखें एक और क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का एक वेरिएबल का, कि इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आपने अपने एग्जाम इसमें किए हुए हैं स्कूल्स में जब आप पढ़ रहे होंगे, तो इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास है 2 टाइम्स x माइनस 3 प्लस 1/3 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। अप्रोच किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के साथ कि किस तरह से बच्चा करना चाहता है। तो हो सकता है कि एक बच्चा इस सबको मल्टीप्लाई कर दे, 2 से इसको, 2 से 3 को, इससे तो 4 टर्म उसके पास आएंगे। फिर x एक तरफ रखकर, नंबर्स को एक तरफ रखकर फिर एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करे। ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा इसको मल्टीप्लाई करके इस पूरे को उस तरफ ले जाए और फिर उनको सॉल्व कर ले, और इधर का 3 फिर ट्रांसपोज करे क्रॉस मल्टीप्लाई में, उसके बाद उसे करें। ऐसे भी किया जा सकता है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या ले लें, एलसीएम ले लें, क्योंकि हमें सॉल्व भी करना है, x की वैल्यू निकालनी है। हम इसको डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं और फिर 3 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, उसके बाद x आ जाएगा हमारे पास। कैसे? जैसे इसको हमने एलसीएम लिया तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 1 3 हो गया। और एलसीएम लेने का प्रॉपर मेथड बिल्कुल आसान सा, कि जब नीचे 2 ऐसे नंबर होते हैं कि जो दोनों को प्राइम होते हैं, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता, तो डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है 1, और इसके नीचे ये 3 है, तो 1 और 3 ये दोनों को प्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो एलसीएम इनका होगा जस्ट इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3। तो मेरे पास एलसीएम बना 3, और जब नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर में रखना होता है। तो ये पूरा टर्म इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम, तो ये 3 जाके इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 6, और x माइनस 3 हमने एज इट इज रख लिया, और 1 1 1, और वो एज इट इज रहा 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। अब हमें कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है और 3 को ट्रांसपोज कर देना है। तो यहां पर हमारे पास 6x माइनस प्लस माइनस माइनस 6 3 18, ठीक है, और फिर 1 मल्टीप्लाई हो गया, वही का वही देगा, तो प्लस का 2x आएगा और माइनस का 5, और हमारे पास इस तरफ पहुंचा 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 9। 6x प्लस 2x दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं, जैसे 6x प्लस 2x, ठीक है, 6x प्लस 2x दोनों लाइक टर्म्स हैं, 6 पेन प्लस 2 पेन 8 पेन हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड होते हैं। x कॉमन हुआ मेरे पास, तो बचा क्या, 6 और 2, और 6 और 2 मिलकर क्या बना, 8x, ठीक है। लाइक टर्म्स एडेड, लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते। अनलाइक का मतलब जैसे यहाँ 6x में और कोई कहता 2x स्क्वायर ऐड करना है, तो ये ऐड नहीं हो सकते थे, इसमें से सिर्फ 6 और 2 में से कॉमन फैक्टर बाहर जा सकता था, और x स्क्वायर और x में से कॉमन फैक्टर बाहर जा सकता था। जैसे इस दोनों में 2 कॉमन है और इसमें x कॉमन है, तो 2 से 6 कैंसिल आउट होता, 3 बचता, x कट चुका था, और 2 से 2 कैंसिल आउट होकर x से x कैंसिल आउट होकर x बचता, ये हो सकता था। लेकिन अगर कोई बच्चा इस तरह से लिखता है कि इनको ऐड करके 6 प्लस 2 8 कर दिया, x स्क्वायर और x को जोड़कर x क्यूब कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर और x मल्टीप्लीकेशन में जब होगा तब जाकर पावर ऐड होगी, उसके बाद जाकर वो ऐड होते हैं उसकी एक्सपोनेंट्स। कोफिशिएंट्स, इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं, दीज आर द कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स हैं। आप लोगों ने क्या इसमें स्कूल्स में पढ़ा है कि कोफिशिएंट पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताइए,
तो जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा x से वो x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। कोफिशिएंट्स तभी ऐड होते हैं जब वो सेम क्वांटिटी के होते हैं, है ना, सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तभी जाकर वो ऐड होते हैं। इसी को बोलते हैं लाइक टर्म्स। तो ये दोनों सेम से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, वो x से हो रहा है, वो x स्क्वायर से हो रहा है, इस वजह से ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स के ही कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, जैसे हमने करके दिखाया, यहां पर ये ऐड कर दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 6x प्लस 2x 8x माइनस 18 और माइनस 5 माइनस का 23, तो ये बन गया माइनस का 23 एंड दैट इज 9। तो 8x माइनस 23 इधर आया, ऐड हो जाएगा 9 के साथ, 8x इज इक्वल्स टू 32 एंड x आएगा हमारे पास x की वैल्यू 8x, 8 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ये माइनस में या सब्ट्रैक्ट वगैरह में इसमें नहीं जाएगा। इतना सारा कुछ इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि अक्सर बच्चों से गलतियां होती हैं, जल्दबाजी में भी होती हैं और कुछ की कंसेप्चुअल भी गलतियां हो रही होती हैं। तो हमें गलत नहीं करना है, मिस्टेक्स कैसे भी करके एलिमिनेट करनी है। ये 8 से 32 कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास क्या आया, प्लस का 4। तो हमें x की वैल्यू मिली है प्लस का 4, है ना। उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखें, एक बहुत अच्छा सवाल है, रेशियो, है ना, प्रोपोर्शन का। तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना, आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है। किस तरह से कि एक क्वांटिटी अगर डायरेक्टली किसी के प्रोपोर्शन में होती है तो हम इस तरह से लिखते हैं, है ना, ए बी के साथ। तो वहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन अगर दिया हो उसके साथ तो हम ऐसे लिखते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो a अपॉन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, उसको हटाते हैं इक्वल में तो कांस्टेंट आता है ना। ये सब बातें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, किसमें, डायरेक्ट में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में a अपॉन बी कांस्टेंट होता है, a अपॉन बी कांस्टेंट होता है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में a जब इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में है तो यहां से हमें मिलता है a b से मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट। तो a इंटू बी कांस्टेंट होता है। a और b क्या है, जिनके बीच में रिलेशन दी हुई है कि कौन सी क्वांटिटी किसके साथ प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, वो तो पढ़कर पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, 36 men can complete a specific amount of work in 18 days। 36 men 18 days में एक काम को पूरा कर लेते हैं। In how many days 27 men will be able to complete the same amount of work। 36 थे जब लोग, तो 18 दिन में काम पूरा हो रहा था। अब लोगों की संख्या मतलब मैन का नंबर कम कर दिया, अब 27 लोग बचे हैं। तो जो काम, जैसे हमारा एक काम हम करवा रहे हैं, मान लीजिए हम एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करवा रहे हैं, कुछ भी काम है, उसमें हमने 36 लोगों को रखा है, 36 को, और वो हमारे प्रोजेक्ट की जो पूरा होने का टाइम पीरियड है वो 18 दिन है। अब उसमें से हमारे कुछ लोग छोड़कर चले गए और अब वो 27 दिन रह गए। अब प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो हमने जो कैलकुलेट किया था कि हम इसको पूरा कर देंगे 18 दिन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोजेक्ट अब लेट हो जाएगा क्योंकि मैन का नंबर कम हो गया, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना जल्दी काम होगा, है ना। तो एक चीज बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है। तो मैन और दिन, यहाँ पर दो क्वांटिटीज हैं, नंबर और डेज, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना। तो मैन, है ना, मैन इनवर्सली प्रोपोर्शन में है किसके साथ, नंबर ऑफ डेज के साथ, नंबर ऑफ डेज के साथ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन में दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब एम डी कितना होता है, कांस्टेंट होता है। और जब दो हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक नहीं दो वैल्यूज, m1 d1 पहला नंबर और पहला टाइम, फिर आता है m2 और d2 दूसरा नंबर मैन का और दूसरा टाइम जो लगेगा। तो यहां से आप लोगों ने यूज कर रखा होगा इस तरह से क्वेश्चंस में, एक बॉक्स बनाकर करते हैं ना,
स्कूल एग्जाम्स में इस तरह से बॉक्स बनवा देते हैं और उसमें फिर इनवर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस करवाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा M1 D1 और यहाँ मिलेगा M2 D2। ये सब मैं आपको बेटा थ्योरी दे रहा हूँ ना, कंसेप्चुअल। बाकी जब क्वेश्चंस हम कर रहे होते हैं और अच्छी तरह से समझ चुके होते हैं तो डायरेक्ट हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई में रखकर और आंसर मार देते हैं फौरन, ठीक है। अब M1 सबसे पहले मैन कितने थे मेरे पास 36 और D1 टाइम कितना लग रहा था पूरा करने में 18। फिर M2 मैन कितना हो गया मेरे पास 27 और टाइम कितना लगेगा मेरे पास वो मुझे फाइंड करना है ना, D2 वो मुझे फाइंड करना है कितने दिन फिर आएंगे, टाइम कितना लगेगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन का 27 इधर पहुंचेगा 36 इंटू 18 डिवाइड बाई 27 एंड देन D2। हम ये देख रहे हैं कैंसिल आउट हो रहा है 9 से, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27 और फिर 3 से कैंसिल आउट हो गया 18, 3 6 जा 18, 4 और 6 तो 4 6 जा 24। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 24, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठे होंगे तो इतना तो बेटा हम समझ चुके होंगे कि नंबर ऑफ मैन अगर कम होता है तो टाइम पीरियड बढ़ रहा होगा। पहला टाइम पीरियड 18 दिन था तो 12 दिन तो आ ही नहीं सकता, कम नहीं हो सकता, टाइम बढ़ेगा। 18 दिन नहीं आ सकता, तो दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो चुके होंगे। ये दोनों में से आंसर बनेगा हमारा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 22 भी ना होता, यहाँ पर 18 से नंबर एक कम दे देते, कभी कभी करते हैं एग्जामिनर के 3 ऑप्शन इस तरह से दे देते हैं कि बच्चा अगर स्मार्ट है तो ऑप्शन जैसी उसने देखे तो वो सॉल्व ही नहीं करेगा। उसे मालूम है कि मेरा जो नंबर आएगा, मेरा जो टाइम पीरियड आएगा वो 18 डेज से ज्यादा आएगा। और अगर यहाँ 12, 18 और 14 और 24 होता तो बिना सॉल्व किए आंसर क्या लगाया जाता वहां पर 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है आइडेंटिटी का कि L प्लस एम का होल स्क्वायर, L प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4LM ये किसके इक्वल आएगा। तो हम यहां पर आइडेंटिटी को ओपन कर देंगे। यहां पर आइडेंटिटी लग रही है A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास है L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस 2LM है ना, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस का 4LM। तो यहां से L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इस 4 में से इस 2 को मैंने माइनस करूंगा 2 आएगा। और मैंने अभी समझाया था आपको लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट ऐड होते हैं, ये लाइक टर्म्स है बेटा, कोफिशिएंट्स का ही होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 2 किसका कोफिशिएंट है LM का, -4 किसका कोफिशिएंट है LM का, तो दोनों के दोनों LM के कोफिशिएंट हैं, लाइक टर्म्स हैं, इसलिए वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, बड़े नंबर में से माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस किया 2 आया और कोफिशिएंट किसका है वो LM का 2LM, और इसमें नेगेटिव हमारा बड़ा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, दैट विल बी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस 2LM। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसको फैक्टराइज कर दिया गया है। तो अब आप जानते हैं आइडेंटिटी, इस फौरन आप पकड़ लेंगे कि जैसे ऊपर हमने खोला था A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB, नीचे बन गया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर। वो भी ऑप्शन में नहीं है, उसको फिर से इन दोनों ब्रैकेट्स को लिख देंगे क्योंकि ये दो फैक्टर हैं L माइनस एम इंटू L माइनस एम, तो आंसर बनेगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन L माइनस एम L माइनस एम, ठीक है बेटा। देखें बहुत छोटा सा सवाल है क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें 2 एंगल हमें दिए हुए हैं और बाकी 2 एंगल उसने कहा है कैसे हैं, इक्वल हैं, है ना। मेजर ऑफ 2 क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल के मेजर उनका है ना, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ 2 क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल है बेटा है ना, एंगल। तो ये 2 एंगल दे रखे हैं और बाकी के जो 2 एंगल हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक। तो हमें निकालने हैं बाकी के दोनों एंगल का जो है वो मेजर क्या होगा इक्वल एंगल का। तो हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के लिए, उसमें चारों एंगल का सम 360 के बराबर होता है। तो हम उनको रख देंगे 115 प्लस 45 प्लस बाकी के दोनों सेम हैं तो दोनों को हमने x मान लिया, x प्लस x, तो चारों को जोड़कर 360 के बराबर आ गया। इनको ऐड किया मैंने
10, 6, 1, तो 160 डिग्री, और x प्लस x मिलकर बन गया 2x, क्योंकि लाइक टर्म्स है। x प्लस x स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर हो रहा होता तब x स्क्वायर होता। यहां पर हमें मिलेगा एक x है, ये कितना है 1x, कोफिशिएंट 1 है, और ये भी कितना है 1x, कोफिशिएंट 1 है इसका। 1x प्लस 1x, 1 प्लस 1 कोफिशिएंट ऐड हो गया, कितना बना 2x। 160 को हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हमारे पास आया 360 माइनस 160, तो 2x की वैल्यू मिली हमारे पास 200। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 200 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, और फाइनल हमें एंगल मिलेगा 100 डिग्री का। इसका मतलब वो दोनों जो इक्वल एंगल्स हैं, दोनों का मेजर कितना है 100, दोनों 100 डिग्री के हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। If the measure of each exterior angle of a regular polygon, ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है और याद सबको होता है, अक्सर को रटाया जाता है कि बेटा याद कर लेना कि एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन जिसकी हर साइड बराबर है, तो एंगल जो एक्सटीरियर में बनता है आपका वो भी इक्वल बनता है, तो उसको निकालने का तरीका होता है एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है बेटा। बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल जो बनता है पॉलीगन में 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें यहां नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, एंगल दे रखा है, तो बहुत आसान, एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है कितना 40 डिग्री, और 360 डिग्री अपॉन n, और मुझे नंबर ऑफ साइड बताना है, तो इधर ट्रांसपोज कर लें, n मल्टीप्लाई में आएगा 40 से 360, और ये 40 फिर डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल आउट किया, 4 9 36, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई हैं 9, ठीक है बेटा। देखें परसेंटेज के ऊपर है कि 40% ऑफ x इज 256, देन 25% ऑफ x विल बी 40% ऑफ x, 40% x का 256 है, तो 25% x का क्या होगा, जो बोला गया है बस वो कैलकुलेट करना है, सिंपल सा है ना। क्या बोला गया है 40% ऑफ x हमें दिया हुआ है 256, जानते हैं हम 40% का मतलब 40/100 मल्टीप्लाई ऑफ, और ये x मिला 256, यहां से कैंसिल आउट किया मैंने, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2/5, x की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, तो x मुझे मिलेगा 256, ये 5 मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x बनेगा 2 से 256 कैंसिल आउट कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 128 इंटू 5, x मिला मुझे 5 8 ज़ा 40, कैरी लगा 4, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, कैरी लगा 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 6। इसका मतलब जो उन्होंने दे रखा है 40% x का 600 कितना था 256, तो वो जो x है जिसका वो 40% है वो 640 बना, इसका मतलब वो ओरिजिनल नंबर जो है वो 640 है। अब वो हमसे मांग रहा है कि उसका 25% बताइए, तो 25% कितना होता है 25% 1/4 होता है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर पूरा करना चाहते हैं तो 25% ऑफ 640 पूछा गया है, तो 25/100 इंटू 640, उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर लें आप, तो 25 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 4 आया, और 4 से इसे फिर हमने डिवाइड कर दिया, 4 1 ज़ा 4, 2 बचा 24, 4 6 ज़ा 24, 160, सो 25% हमारे पास आया है कितना 160, ठीक है बेटा। तो 40% x का दिया हुआ था और 25% हमसे मांगा गया था, तो 40% x से हमने x की वैल्यू निकाली और फिर उसके बाद हमने उसी x की 25% निकाल दिया है। देखें बेटा, अब अगला क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन सॉरी सर्कल का। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3, तो एरियाज का रेशियो पूछा है,
सरकमफेरेंस का दे रखा है, एरियाज का रेशियो पूछा है, डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। कैसे आता है? आंसर तो आ गया, डायरेक्ट स्क्वायर करना है। कितना? 4:9। कैसे, किस तरह से? कि सरकमफेरेंस का रेशियो दे रखा है, मतलब C1/C2 कितना दे रखा है? 2/3। सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का सरकमफेरेंस कि यहां से स्टार्ट किया आपने और आप पूरा दौड़े, ये होती है सरकमफेरेंस। दिस इज सरकमफेरेंस, है ना। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला सब जानते हैं, 2πr, रेडियस सेंटर से लेकर सर्किल के पॉइंट तक, दिस इज रेडियस। तो सरकमफेरेंस बनता है 2πr सर्किल का। इसने हमें दे रखा है दो सर्किल का रेशियो सरकमफेरेंस का 2/3 है, तो हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर C1 और C2। तो C1 का मतलब 2πr, तो 2πr1 और C2 2πr2 कितना मिला? 2/3। ये मिला मुझको। कैंसिल आउट कर लूं इसको मैं, 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास R1/R2 आया है 2/3, ये मेरे पास आया है। अब वो मुझसे कह रहा है कि आप निकालिए, क्या निकालिए? एरियाज का रेशियो, है ना। एरियाज का रेशियो, एरिया क्या? ये सर्किल का जो एरिया है इसका रेशियो निकालिए। तो दो सर्किल है, मतलब हम एक सर्किल से सिर्फ समझा रहे हैं, दो सर्किल हैं, तो जो सर्किल का एरिया होता है ना, एरिया ऑफ सर्किल दैट इज πr²। तो हमें रेशियो निकालना है एरियाज का, तो एरियाज का रेशियो निकाल देंगे हम। नाउ अब हमें एरियाज का रेशियो निकालना है, तो A1/A2, तो A1 आएगा मेरे पास πr², तो जब पहला सर्किल है तो R1, दूसरे सर्किल के लिए R2, तो ये बनाएगा πr1 का स्क्वायर और πr2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास? R1 और R2 का होल स्क्वायर कर देंगे इसको, R1/R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्वांटिटी पे स्क्वायर है तो हम रेशियो के ऊपर स्क्वायर मान सकते हैं। अब R1/R2 कितना दिया हुआ है, कितना मैंने निकाला हुआ है? 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर जो कि बनता है 4/9। 2 का स्क्वायर 2 2 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 दैट इज 9। ठीक है, सिंपल है। सरकमफेरेंस का रेशियो दे रखा था, एरिया का रेशियो मांगा है। अच्छा, सरकमफेरेंस का रेशियो जब दिया होता है तो वहां से R1/R2 निकलता है और एरियाज में बस उसका स्क्वायर होता है, तो आप सिंपल सा रीड करके कि 2/3 दिया है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आपको मिल जाएगा। बट दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। ओके, नाउ इफ आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स, 32 बच्चों में से 8 एब्सेंट हैं, 8 बच्चे नहीं आए, तो कितना परसेंट स्टूडेंट्स प्रेजेंट है? एब्सेंट नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा है? प्रेजेंट मांग रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है परसेंटेज निकालना। जिसकी मांगी जा रही है दैट नंबर वो न्यूमरेटर में होगा, ओरिजिनल जो है वो डिनोमिनेटर में होगा और मल्टीप्लाइड बाई 100। जैसे हम हमारी परसेंटेज निकालते हैं एग्जाम्स जब हमारे होते हैं तो हमें मार्क्स मिलते हैं, तो जितने नंबर आए हमारे, अगर हम ये निकालते हैं कितने नंबर आए तो जितने मार्क्स आए टोटल वो नीचे, जितने टोटल मार्क्स हैं वो मल्टीप्लाइड बाई 100, इसी तरह से निकाला जाता है। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 32, 8 एब्सेंट हैं, तो प्रेजेंट कितने हुए? 24। इसका मतलब बच्चे प्रेजेंट हैं 24। अब हमें इसी की परसेंटेज निकालनी है, तो जितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने में से प्रेजेंट हैं? 32 में से प्रेजेंट हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कैंसिल आउट कर देते हैं जिससे ये कैंसिल हो रहा है। देखें हम दोनों नंबर 8 से कटते हैं, तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। फिर हम 4 से 100 को काट सकते हैं, दैट इज 25। तो 3 × 25 और 3 × 25 कितना हुआ? 75। 75% फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 75% बच्चे आज प्रेजेंट हैं। को प्राइम नंबर, बहुत ही छोटा सा सवाल पूछा हुआ है जो कि आप वैसे सब जानते हैं। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर हैविंग ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है ना। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF कितना होता है? 1। HCF 1 होता है। एज फॉर एग्जाम्पल 3 और 4, ये दोनों आपके को प्राइम है, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। इसी तरीके से 7 और 8 ये आपका को प्राइम है। और अगर दोनों प्राइम नंबर लेंगे आप, वो तो हमेशा को प्राइम होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स के बीच में कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, 1 ही होता है सिर्फ।
जैसे 3 एंड 11 ये दोनों प्राइम है। प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं। मैंने लिया एक प्राइम और एक कंपोजिट, एक प्राइम और एक कंपोजिट, दोनों प्राइम। दोनों कंपोजिट अगर आप लें और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो भी वो को प्राइम हो सकते हैं। जैसे 4 एंड 9, तो 4 कंपोजिट है और 9 भी कंपोजिट है, लेकिन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, 1 है सिर्फ। ठीक है, ये सारे के सारे को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज 1। If the length of each side of an equilateral triangle is x, then the perimeter of the equilateral triangle is। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं, अगर लेंथ एक की x है तो बाकियों की भी x होगी। ठीक है, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। फिर हमसे मांगा गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का सम, सबको जोड़ देना है। तो हम सबको ऐड कर दें, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो मिलकर कितना बना 3x। तो आंसर क्या आ रहा है 3x। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल। What will be the side of the cube whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है सरफेस एरिया के ऊपर का क्वेश्चन है ये, मेंसुरेशन का, कि सरफेस एरिया दिया हुआ है क्यूब का। तो क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्योंकि क्यूब में 6 हम सोच पाए तो 4 दीवार हैं, ऊपर छत और नीचे जमीन, इस तरह का ये कमरा जो होता है हमारा क्यूबॉइड, अगर वो सब तरफ से सेम साइड का बन जाए तो वो क्या बनेगा क्यूब। या डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं, ये लूडो में डाइस जो होता है दैट इज अ क्यूब। ठीक है, उसमें कितनी फेसेस होती हैं 6 होती हैं, और हर फेस पर, हर एक पर लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, a और a, तो a स्क्वायर बनता है। इस तरीके से सबने स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो a स्क्वायर 6 टाइम्स ऐड होता है, तो सरफेस एरिया कितना बनता है 6a स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है 6a स्क्वायर बराबर 600। ठीक है, तो यहां से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 600 अपॉन 6, तो a स्क्वायर हमारे पास बना 100। अब a स्क्वायर है ये, तो a निकालने के लिए स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से इधर पहुंचेगा स्क्वायर रूट बनेगा 100, और 100 के फैक्टर करेंगे 10 इंटू 10, और जब ये पेयर बन गया तो एक इसमें से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास साइड कितनी मिलेगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, सरफेस एरिया समझ गए ना सब लोग। इस तरीके से एक फेस है ये क्यूब की, तो इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड a है, तो एक फेस जैसे ये आपको दिख रहा है, ये एक फेस है ये पैनल पर, तो इस एक फेस पर ये लेंथ और ये ब्रेथ दोनों अगर सेम है तो मल्टीप्लाई करके ना एरिया निकलता है, तो एरिया एक का क्या निकलेगा a स्क्वायर। ये एक साइड है, एक इसके सामने है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो टोटल कितनी है 6। तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर ऐड होकर कितने टाइम्स बनेगा 6a स्क्वायर। वो 6a स्क्वायर सरफेस एरिया होता है किसका क्यूब का। ठीक है, ये क्यूब का, ये मैंने एक फेस आपको बताई है, इसी को फिर इस तरह से आप बना के दिखाते हैं, दैट इज द क्यूब। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। 2 रैशनल नंबर्स a अपॉन b c अपॉन d आर इक्वल। ये 2 रैशनल नंबर्स अगर इक्वल हैं, कब इक्वल होंगे, इसमें से क्या कंडीशन बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू डी बराबर बनेगा किसके b इंटू सी के, तो a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स व्हेन द पॉइंट्स गिवन आर दिस एंड दिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट का एड्रेस जो दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है। अगर एक ये पॉइंट है, मान लें P एक पॉइंट है, उसका एड्रेस कैसे शो होता है x, y से, कि वो कहां पर हमने लगाया है प्लेन के ऊपर, तो x कोऑर्डिनेट उसका यहां से आता है, जितनी डिस्टेंस उसकी यहां से होगी, और ये एक आएगा आपका जितनी डिस्टेंस y से होगी। तो इसमें हमसे x, y जो हमें मिलता है, x को हम बोलते हैं एब्सिसा, x को हम बोलते हैं एब्सिसा, और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। हमसे क्या पूछा गया है, सम निकालिए ऑर्डिनेट्स का
इन पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स का सम निकालना है। तो हमारे काम के कौन है? ऑर्डिनेट्स। एक ये ऑर्डिनेट है और एक ये ऑर्डिनेट है, हमें इनका सम निकालना है। सम, तो इनको ऐड करना है। तो 3 + 4 कितना मिला? 7। आंसर क्या आ गया? 7। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेट्स को जोड़ना है बस। बेसिक नॉलेज किसकी होनी चाहिए कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते किसको हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ जो बहुत ही नॉर्मल से होते हैं, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो बच्चे को पता होना चाहिए। अब जो बच्चे को ऑर्डिनेट अगर ये टर्म नहीं जानता है तो वो वहां पर फंस जाएगा। कुछ ये समझेंगे शायद कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है तो वो समझेंगे सबको जोड़ना है, सारों को जोड़ना है। तो इस तरीके से बस ये पता होना चाहिए हमें कि जो टर्मिनोलॉजी है वो हमसे पूछ क्या रही है। देखिए, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बन गया ये कि a² + a + 4 a बराबर -2 पर, है ना। आप देखें a² + 4a + 4 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, a की वैल्यू -2 रखनी है और बताना है कि इसकी वैल्यू a बराबर -2 पर क्या होगी। तो हम अप्लाई कर देते हैं a की जगह -2, a की जगह -2 हमने रख दिया। -2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? -2 का होल स्क्वायर का मतलब है -2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4। तो यहां पर -2 का होल स्क्वायर बनेगा 4 और प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8। तो 4 + 4 दैट इज 8, 8 - 8 क्या बना हमारे पास? 0। तो आंसर आया हमारे पास 0। ठीक है, देखें आगे हमारे पास है HCF हमें निकालना है। 5m³ और 10m4n³। इसका हमें HCF फाइंड करना है ना, HCF। तो हमें इसके फैक्टर देख लेना है, ऑलरेडी बने हुए हैं। इसको हम 10 को ब्रेक कर सकते हैं 2 × 5, m⁴ और n³। अब इन दोनों का HCF फाइंड करना है। ठीक है, इनका HCF क्या होता है? जो कॉमन आया, कॉमन क्या है? एक तो 5 कॉमन है, m³ और m4 में, m³ और m4 में कॉमन कौन है? तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बताया गया होगा कि छोटी पावर है ना, दोनों में जो छोटी पावर है उसको हम लेते हैं। कॉमन बताया कैसे जाता है? जैसे m × m × m ये 3 बार हुआ और m⁴ कितनी बार हुआ? 4 बार हुआ। वैसे तो याद रख लेना है कि छोटी पावर इसमें आती है, पर वो आती किस तरह से? क्योंकि लेना तो कॉमन है ना। तो कॉमन का मतलब क्या हुआ? कॉमन का मतलब ये हुआ कि ये कॉमन है, ये 3 और ये 3, इसका मतलब ये कॉमन है इसमें। जब ये कॉमन है तो m³ कॉमन है, इसका मतलब क्यूब कॉमन है ना, क्यूब। तो ये कॉमन है, छोटी वाली पावर। तो HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कौन आता है? जो दोनों में सेम होता है, इसमें और इसमें दोनों में जो सेम होता है उसकी छोटी पावर। तो m के ऊपर 3 है, इधर 4 है, तो हमारे आंसर में क्या बनेगी? 3। उसके बाद n का स्क्वायर है और n का क्यूब है, तो n का स्क्वायर और n के क्यूब में छोटी पावर किसके ऊपर है? n²। तो यहां पर आएगा n²। तो ये बनेगा हमारे पास HCF 5m³ n का स्क्वायर। तो 5m³ n का स्क्वायर विल बी HCF। सिंपल सा याद रखना है बेटा, HCF का अगर क्वेश्चन आए ना तो जो हमारे पास नंबर्स हैं उनके हम फैक्टर करें, जो दोनों में कॉमन है वो आएगा। अगर एक से ज्यादा है पावर किसी के ऊपर तो जो छोटी पावर है वो आएगी। बस कॉमन फैक्टर लेना है और उनकी छोटी पावर लेनी है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 में से सेम था, दोनों पे पावर 1 थी, इसलिए वो 5 आ गया। 2 कॉमन फैक्टर था नहीं, क्योंकि 2 इसमें मौजूद है लेकिन इस नंबर में 2 है नहीं, तो इस वजह से 2 नहीं आया उसमें। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x/y। ये हमें दिया हुआ है 2:3 और 2/x हमें दिया हुआ है 1:2। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? y की निकालनी है। तो हम यहां देखें x और y दोनों मौजूद हैं और हमें y निकालना है।
तो y यहां से निकलेगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे x मालूम होना चाहिए। वो x कहां से आएगा, वो x यहां से आएगा। तो पहले हम इसको उठाते हैं, 2:x मतलब 2 रेशियो x 2/x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा, ये हमें दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x 1 जा x और 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे 4, x की वैल्यू मेरे पास 4 आई। अब मैं उठाऊंगा मेरा जो मुझे दूसरा वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है इस तरीके से, x इज टू वाई इज इक्वल टू 2:3। x मेरे पास 4 आ चुका है, तो ये बनेगा 4:y मतलब 4/y इज इक्वल टू 2:3 2/3। मुझे y की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, y 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2y और 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 और 2y बराबर 12 है, तो y के साथ 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है तो 12 के साथ नीचे डिवाइड में आ जाएगा और आंसर क्या मिलेगा मुझे 6। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिला मुझे आंसर 6। A rational number can be expressed as terminating decimal if its denominator has factors. Terminating decimal, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना बेटा, है ना, जानते होंगे ना टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जिसमें नंबर का जो रैशनल नंबर दिया हुआ है हमें, जब हम उसका डेसिमल निकालेंगे तो वो पूरा पूरा आ जाता है, खत्म हो जाता है, ना वो आगे बढ़ रहा होता है बहुत ज्यादा, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, और ना ही वो रिपीट हो रहा होता है। जैसे आपसे कोई पूछे 5/2, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से 5 को, तो 2 2 जा 4, 1 डेसिमल देंगे यहाँ पर तो 10 बनेगा और 2 5 जा 10, तो ये कट गया, तो ये बना हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कितनी वैल्यू आई 2.5, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या होने चाहिए, तो उसका बेटा ये कंसेप्ट है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे आएगा। जैसे ये 2.5 कैसे आया, 5/2 2.5 कैसे आया, कि नीचे की तरफ मुझे 10 बनाना होता है। अब 2 1 है, 10 बनाने के लिए मुझे 5 की जरूरत है, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं नीचे, लेकिन मैथ्स कहती है नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा 5 5 जा 25 और 2 5 जा 10, और ये आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये आंसर देगा आपको 2.5। इस तरीके से वो क्या बनता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमारे लिए जरूरी ये है कि हमारे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, हमारे डिनोमिनेटर में 10 होना चाहिए, सिर्फ 10 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। 10 आता कैसे है, 2 और 5 के मल्टीपल से। अच्छा, अगर नंबर में सिर्फ 2 होता तो भी काम चल जाता, क्योंकि मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई करता, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करता, मेरा नीचे 10 बन जाता। मुझे तो 10 बनाना है ना, अगर मेरे पास 2 है सिर्फ, मैं 5 से मल्टीप्लाई करके उसे 10 बना दूंगा। मेरे पास नीचे सिर्फ 5 होता, जैसे मुझसे कह दिया जाता 13/5, ठीक है ना, 13/5, तो मैं क्या करता, 13/5 को बनाने के लिए, टर्मिनेटिंग बनाने के लिए मुझे 10 चाहिए था, तो मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता, ऊपर बन जाता 26 और नीचे बन जाता 10, और सीधा सीधा ये क्या आंसर देता मुझे 2.6, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मेरे पास 5 था तो भी मैंने 10 कर लिया 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 था तो 5 कर लिया 10 से मल्टीप्लाई कर, और अगर 2 और 5 भी आ गया है तो और आसान है, फिर तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 या 5 या दोनों ये चलते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, वरना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बनेगा। तो हमारे पास फैक्टर्स में दिए हैं 2 और 3 नहीं होगा, 2 और 5 बिल्कुल ठीक है, 3 और 5 नहीं होगा, 3 और 5 ये तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर में 2 है फैक्टर में, या 5 है, या दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो डेसिमल बनाएगा कैसा बनाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बाकी क्या होते हैं, बाकी होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। कैसे, एग्जांपल के तौर पे दे देता हूं, जैसे 3.45757 डॉट 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 इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसमें बेटा हमारे पास ये जो है 57 और 57 ये आपका क्या कर रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये कैसा है,
ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है। अच्छा, एक ये भी रैशनल है और टर्मिनेटिंग भी रैशनल होता है, ठीक है, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, दोनों रैशनल होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो नंबर का या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल हो, दोनों रैशनल होते हैं। इरैशनल होता है, ना वो टर्मिनेट करता है ना वो रिपीट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने लिखूं 2.010110111 डॉट डॉट डॉट, जीरो के बाद एक बनाया, फिर जीरो के बाद दो बार बनाया, फिर जीरो के बाद तीन बार बनाया, फिर जीरो के बाद चार बार बनाएगा, फिर जीरो के बाद पांच बार बनाएगा, ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा। ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि रिपीट हो नहीं रहा, 01 के बाद 01, फिर 01 आना था, 10 आ गया, इसलिए रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है बेटा, देखें, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, नीचे की जो है L इंटू बी, जिस जमीन पर हम खड़े हैं है ना कमरे में, तो वो क्या है L इंटू बी। हाइट दीवारों पर इस तरह बनेगी, तो ये एल बी और एल बी ये दोनों बनेंगे। इस तरह इधर जाएंगे हम तो एल एच और सामने बी एच और बी एच। इस तरह से टीचर समझाते हैं क्लासरूम्स में, है ना, कि कैसे एक रूम क्यूबॉइड है हमारा, उसमें कैसे कैसे फेसेस होती हैं। तो नीचे का जो बेस एरिया है वो आएगा लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके, एल इंटू बी। तो जो इसने बेस एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, बेस एरिया वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एल इंटू बी, दैट इज बेस एरिया, एल इंटू बी। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि 275 हमारा वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम में हम क्या रख देंगे 275, और बेस एरिया L इंटू बी हमारे पास कितना है 25, और मांगा क्या गया है हमसे हाइट H। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 275 डिवाइडेड बाई 25। इससे आप इसको फैक्टर्स के कैंसिल आउट मार दीजिए, 25 वन जा 25, 1 बचा 2, 25, 25 वन जा फिर से 25। इसका मतलब हाइट कितनी आ रही है 11 सेंटीमीटर। ठीक है एक और क्वेश्चन है बेटा वैसा ही मेंसुरेशन का, कि टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स आ गए, फिर जिनकी साइड ए है उन्हें ज्वाइन किया जाए एंड टू एंड, तो टोटल सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड का क्या होगा। दो क्यूब आपस में एंड टू एंड जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, दो क्यूब मतलब इस तरह से, एक क्यूब और फिर एक और क्यूब। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे शो कर रहा हूं, वैसे तो क्यूब उस तरह से बनता है 3D मॉडल, मैंने ऐसे बताया आपको, एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, अज्यूम मान लें आप, अज्यूम कर लें इसको, है ना, ये क्यूब है ये क्यूब है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये लेंथ इसकी ए थी और इसकी लेंथ ए थी। अब जैसे दो डाइस, एक डाइस और एक डाइस है ना, लूडो का डाइस, दो डाइस आप ऐसे रखते हैं साथ साथ, तो लंबाई तो बढ़ गई ना, वो एक तरीके की छोटी सी ईंट बन जाएगी ब्रिक की तरह, तो वो क्या बन जाएगा क्यूबॉइड। तो उसमें लेंथ जो है क्यूबॉइड की वो कितनी हो जाएगी a प्लस ए, वो 2a हो जाएगी। लेकिन जो हाइट है और जो ब्रेथ, ब्रेथ कहाँ होगी, जो आगे की तरफ हम बनाएंगे, आगे की तरफ निकली हुई है ना, इस तरह से, वैसे तो ऐसे बनना चाहिए, ये है और यहीं पर अगर हम ज्वाइन करके दिखाएं तो इस तरह से ऐसे बनना चाहिए। तो ब्रेथ भी सेम होगी, हाइट भी सेम होगी, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी। तो ब्रेथ क्या रहेगी, ब्रेथ ए ही रहेगी, और हाइट क्या रहेगी, हाइट भी ए ही रहेगी। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट उस क्यूबॉइड की वो क्या हो जाएगी 2a, a और a। अब इन्होंने क्या मांगा है हमसे कि दोनों को जोड़ने पर जो क्यूबॉइड बनता है उसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, क्या होता है LB और LB, 2 टाइम्स LB हो गया, LH और LH दोनों को जोड़ा 2 टाइम्स LH हो गया, BH और BH दोनों को जोड़ा 2 टाइम्स BH हो गया, 2 कॉमन निकल गया। तो फॉर्मूला बनता है 2 टाइम्स LB प्लस BH और प्लस LH। तो 2 टाइम्स LB, L कितना है मेरे पास 2a और H कितना है a, तो L की जगह पर 2a रख दिया
और B की जगह पर A रख दिया, प्लस फिर B की जगह पर A और H की जगह पर A, फिर L की जगह पर 2A और H की जगह पर A। अब हम देखें 2A इंटू ए स्क्वायर बनेगा, क्योंकि पावर ऐड हो जाती हैं जब बेस सेम होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो 2A स्क्वायर, ए इंटू ए का स्क्वायर, और 2A, सॉरी यहाँ पर ये H जो है ये कितना है, A है ना, तो ये कितना बनेगा 2A स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास आया 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 2 प्लस 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। तो यहां मेरे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 5A स्क्वायर, और वो मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा 10A स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर हमें क्या मिला 10A स्क्वायर। देखें बेटा, 2/3 ऑफ द नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, देन फाइंड द नंबर। 2/3 ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी x, हम उस नंबर को x मान लेते हैं, है ना, लेट द नंबर बी x, हमने मान लिया उस नंबर को x। समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, एमसीक्यूज में इस तरह से लिखना तो होता नहीं, बस जो दिया हुआ है उसको अप्लाई करना है कि 2/3 इस नंबर का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उस सवाल ने कि 2/3 ऑफ द नंबर, ऑफ द नंबर का मतलब इस नंबर का, 2/3 ऑफ दिस नंबर इज मतलब इक्वल 20 लेस, 20 कम है ओरिजिनल नंबर से, इज ओरिजिनल नंबर बन जाता, लेकिन उस ओरिजिनल नंबर में से कितना कम करना पड़ेगा 20। 2/3 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 2/3 इज इक्वल टू मतलब बराबर है 20 कम करने के बाद ओरिजिनल नंबर से, तो ओरिजिनल नंबर में से हमने 20 कम कर दिया है ना, 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स, ये 2x हो गया बेटा, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, इधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई कर जाएगा 3 से, ये इस तरह से लिखेंगे पहले ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2x, तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 2 जा 6, 60, ये माइनस का 60 ट्रांसपोज कर लिया इधर तो प्लस का 60 हो गया, और 2x को ट्रांसपोज कर दिया इधर तो 3x माइनस 2x, तो ये मेरे पास आया 60, और 3x माइनस 2x कितना आया x। तो जो ओरिजिनल नंबर था हमारा वो कितना था 60, जो हमसे पूछा गया था। चेक करना चाहते हैं चेक भी कर सकते हैं, कैसे कि 60 का 2/3 निकाल लें आप, है ना, कोई चेक करे अगर तो वो कहेगा मेरा आंसर 60 सही है क्या, तो मैं इसका 2/3 निकालता हूं, तो 2/3 आया, 3 से 60 कैंसिल आउट हुआ 2, तो 40 आया। तो उसने बोला था 2/3 जो है ना वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम है, तो ओरिजिनल नंबर कितना है 60, क्या 40 60 से 20 कम है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट है। एक और बेटा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से पूछा गया है, x माइनस वाई दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मांगा है। कंसेप्ट वही है जो मैंने पहले आपको बताया कि x माइनस वाई 8 है और स्क्वायर मांगा है, तो हमें उसका ही क्या कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x माइनस वाई मुझे 8 दिया हुआ है, मैं इन दोनों का स्क्वायरिंग कर दूं, है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab, जो कि कितना बनेगा 8 का स्क्वायर मतलब 64। अब मुझसे ये मांगा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मुझसे मांगी गई है, ये मुझे पता है एक्स वाई दैट इज 12, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा इसमें, तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 2 और एक्स वाई मेरे पास है 12, ये बनेगा 64 यहां पर मौजूद है, तो मेरा आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का 24 उस तरफ मैंने भेज दिया, तो ये माइनस का 24 उधर पहुंचा ट्रांसपोज होके तो बन गया प्लस का 24, और इनको ऐड कर दिया तो आंसर कितना मिला मुझे 88, दैट इज 88। और ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है इसका, इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज of a shop is 450 and the sales tax charge 10%, then bill amount will be, मतलब जो शूज का कॉस्ट है वो 450 है, 450 रुपए है, लेकिन उसमें 10%
उस कॉस्ट का 450 का सेल्स टैक्स लगेगा, तो टोटल बिल कितना बनेगा, है ना, टोटल बिल कितना बनेगा, तो ये बनेगा, तो 450 प्लस 10% 450 का, तो 450 प्लस ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ, बचा सिर्फ 45। इनको ऐड कर दिया तो कितना आया बेटा, 495। दैट इज द करेक्ट आंसर, 495। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था 2025 का क्वेश्चन पेपर, जामिया मिलिया इस्लामिया का मैथ्स का पोर्शन। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो इस तरह का पेपर रहता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और कंसेप्ट जानते हैं तो आसानी के साथ पेपर को सॉल्व किया जा सकता है, और बहुत स्मूथ तरीके से चल सकते हैं, और कम टाइम में भी निपटा सकते हैं। ठीक है, अगले बार हम मिलेंगे तो 2024 का पेपर हम सॉल्व करेंगे अगले सेशन में। मिलते हैं फिर, ठीक है।